Students, welcome to the Clara classes. Myself Yogen Singh, your physics teacher. I would like to deliver lecture on the first chapter, that is physical world. आइए आपका स्वागत करते हैं फिजिक्स की दुनिया में। आपका स्वागत करते हैं फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इफ वी नो अबाउट द फिजिक्स। देखिए, ये जो फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, फिजिक्स की फंडामेंटल थिंग्स के बारे में बताएगा। हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा फिजिक्स में। जैसे अभी तक हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हमारा फिजिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ गया 11th क्लास में, तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा। तो पहले हम लोग फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया के बारे में समझते हैं। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड है क्या? देखिए, फिजिकल मीन जिसको हम टच कर सकते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे हम जो हमारी बाहर की दुनिया है उसको फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। वो सब किस में आ जाता है? फिजिकल वर्ल्ड में आता है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स, ईयर से हम लोग लिसन करते हैं, सुनते हैं। आइज से देखते हैं। टेस्ट, टंग से, स्किन, टच, देखिए ये हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। ईयर से हम लोग लिसन करते हैं, कहाँ से साउंड कितना कम या ज़्यादा आ रहा है। आई से हम लोग देखते हैं, डार्क है, लाइट है। टंग से टेस्ट फील करते हैं, स्वीट है, साउर है, खट्टा मीठा है। स्किन से हम लोग टच करते हैं। तो ये जो हमारी बाहर की दुनिया है, इसके बारे में हम जो भी देखते हैं, इनको स्टडी करते हैं, इनका जो नॉलेज है वो क्या कहलाता है? फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है। ठीक है, अब ये हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो साइंस क्या होता है? व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट या अबाउट एनी टॉपिक, वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। और ये कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? कीन ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाई कीन ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक है, और साइंस में हम लोग एक अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। अब देखिए, साइंटिफिक मेथड क्या होता है? देखिए, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमारा क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो हमारा साइंस, साइंटिफिक मेथड, फिजिक्स डेफिनेशन आ जाएगा। ठीक है, साइंस, फिजिक्स एंड साइंटिफिक मेथड आ जाएगा। 2 बेसिक क्वेश्चन फिजिक्स आएगा, मेथड्स ऑफ स्टडी फिजिक्स, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो हमारा ये जो चैप्टर है, ये हमारा इंटरेस्ट डेवलप करेगा फिजिक्स में। ये इसको हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं।
स्कोर कम है, मार्क्स कम इसको अलॉट रहते हैं, लेकिन हम इसको आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं, अच्छा साइंटिफिक मेथड देखते हैं क्या होता है। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड, द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच used by scientist द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट। अच्छा ये क्लियर नहीं होगा, ये साइंटिस्ट है भाई, साइंटिस्ट। देखिए जो भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच साइंटिस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। अब देखिए साइंटिफिक मेथड के कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। साइंटिफिक मेथड, अब हम अगर हम किसी का स्टडी करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे कोई रिवर है, लेफ्ट टू राइट ही फ्लो हो रही है, राइट टू लेफ्ट ही फ्लो हो रही है, उसका भी कोई पर्टिकुलर रीजन होता है ना, हाइट कम या ज़्यादा, स्लोप कम होगा, हाइट ज़्यादा होगा, उधर से हाइट कम होगा उसकी तरफ फ्लो करेगा। तो ये हमने ऑब्जर्व किया और इसको हम लैब में बाकायदा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं और उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो इसका फर्स्ट स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। Second one is controlled experiments. Third one is qualitative. Fourth one is quantitative. Reasoning. Fifth one is predictions. And last one is modification. देखिए द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक मेथड्स आर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। प्रेडिक्शन, मॉडिफिकेशन। अब देखिए हमारा सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट वन वी हैव टू ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में या क्या हो रहा है। ठीक है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कितना क्वालिटी वाइज है कितना क्वांटिटी वाइज है उसमें देखते हैं हम। ये हमारा ये फोर्थ तक स्टेप्स आ रहे हैं, ये फिफ्थ वाला नहीं आ रहा होगा, ये है प्रेडिक्शन। सिक्स वन इज मॉडिफिकेशन, ये अब क्लियर है ना। फर्स्ट वन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, प्रेडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। अब देखिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, हमने लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका क्वालिटेटिव रीजनिंग करते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं और मैथमेटिकल मॉडलिंग भी होता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। फोर्थ वन इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिफ्थ वन इज मैथमेटिकल मॉडलिंग, सिक्स वन इज प्रेडिक्शन, सेवेंथ वन इज मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो ये हमारे कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम किसी भी साइंटिफिक मेथड को स्टडी करते हैं, कोई भी साइंस के बारे में स्टडी करते हैं।
अब देखिए हमारा फिजिक्स होता है, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज एंड देयर मैनिफेस्टेशन। इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज and their manifestation in natural phenomena। देखिए हमारे पास जो भी नेचुरल लॉज हैं, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th में, F इक्वल टू जी एम इन टू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की टुवार्ड्स अट्रैक्ट क्यों होता है। तो ये जो है स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज, कुछ लॉज होते हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं नेचुरल फिनोमेना में। जैसे इस टाइम पे बारिश का सीजन है तो रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी होता रहता है उसको हम उसी की जो स्टडी करते हैं वो फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स। और जो वर्ल्ड आउटसाइड अवर बॉडी जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जिसको हम नेचुरल लॉज की हेल्प से स्टडी करते हैं, उसको फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू बेसिक क्वेस्ट। या इसको बोलते हैं बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स मीन्स मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स। देखिए हमारे पास जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें फर्स्ट वन इज फिजिक्स, व्हाट इज साइंस, साइंटिफिक मेथड। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड इट्स स्टेप्स, वो हमने आपको बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट एनसीईआरटी का टॉपिक है टू बेसिक क्वेश्चन फिजिक्स या मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स को हम स्टडी कैसे करते हैं? देयर आर टू बेसिक मेथड्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन, सेकेंड वन इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा। यूनिफिकेशन मीन्स यूनाइट करना, कुछ हम यूनाइट करते हैं। अब देखिए हमारे पास इतने सारे लॉज हैं, 1000, 1 लाख, कितने भी बहुत सारे लॉज हैं, तो हम इनको अगर लर्न करेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए हमने एक अप्रोच ले ली है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मीन्स सिंगल लॉ से हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं, ठीक है। यूनिफिकेशन मीन्स एक लॉ में हम सारे लॉज को कंबाइन कर सकते हैं, या सारे जो हमारे पास नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं वो हम बता सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा यूनिफिकेशन का, यूनिफिकेशन it is the attempt to explain various physical phenomena in terms of few concepts and laws। देखिए यूनिफिकेशन क्या होता है? इट इज द अटेम्प्ट
to explain various physical phenomenon in terms of few concepts and laws. few concept या laws की हेल्प से हम किसी भी वेरियस फिजिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये जो अप्रोच हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके हेल्प से देखिए हम लोग क्या क्या बता सकते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम लोग क्या बता सकते हैं. फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ. अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड्स फॉल होता है तो उसका रीजन क्या होता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. और देखिए क्या होता है. मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, तो देखिए ये जो हमारे पास वेरियस फिजिकल फिनोमिना क्या क्या है. फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड सन, इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज. फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ, एक लॉ क्या है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम ये सारे फिजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन. अब हमारा नेक्स्ट है रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म रिडक्शनिज्म देखते हैं क्या होता है. सेकेंड, देखिए यूनिफिकेशन में हमने सबको यूनाइट किया है. रिडक्शन में हम क्या करेंगे. रिड्यूस करेंगे कुछ ना कुछ. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है. इसका डेफिनेशन क्या होता है. इट इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन a macroscopic system in terms of its microscopic constituents. देखिए एक हम कोई छोटा पार्टिकल ले लेते हैं, उसके बेसिस पे पूरा सा सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म. अब देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा माइक्रोस्कोपिक क्या है और मैक्रोस्कोपिक क्या है. माइक्रो मीन्स 10 to the power -6. तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा और एक हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा. देखिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में साइज क्या होगा. लेस देन 10 to the power -6 मीटर. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का साइज क्या होगा.
मोर देन 1 मीटर। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आपको क्लियर हुआ। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम मीन्स पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, उसका साइज होगा साइज ऑफ द पार्टिकल लेस देन 10⁻⁻⁶ मीटर। whereas मैक्रोस्कोपिक सिस्टम साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीटर, वो क्या कहलाता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाता है। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का भी स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या आता है? एंट्रोपी आता है, टेम्परेचर आता है। तो इन सब की स्टडी को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? जो काइनेटिक थ्योरी होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं उसकी हेल्प से हम इसको पढ़ते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स was developed to explain thermodynamics was developed to explain macroscopic properties such as temperature, internal energy, एंट्रोपी, एटसेट्रा। देखिए ये जो हमारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, इन सब को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं एटसेट्रा इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। constituents as molecules in kinetic theory। तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बेसिस पर हम टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एटसेट्रा को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा रिडक्शनिज्म कहलाता है। 2 बेसिक मेथड्स हमारे पास फिजिक्स को स्टडी करने के लिए हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। तो ये हमने देख लिया अभी तक। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने साइंस पढ़ा है, साइंटिफिक मेथड पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, मेथड्स ऑफ फिजिक्स पढ़े हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था? साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड क्या है? मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स। मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड पढ़ चुके हैं, मेथड्स टू स्टडी फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका स्कोप कहाँ है फिजिक्स का। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी क्या क्या है। तो वो सब अब हम लोग पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब जैसे हम लोग
10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं ना कहाँ स्कोप है, कहाँ हमारी एबिलिटी हमारी कहाँ पर है। तो ऐसे ही फिजिक्स तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका स्कोप कहाँ है, कहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स है बहुत ही वाइड है, और एवरी इवेंट जो हमारा अकर हो रहा है हमारे आसपास, उन सब में हर जगह क्या है, फिजिक्स ही तो अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इसका जैसे देखिए हमारे पास 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं स्टडी करने के लिए, मास, लेंथ और टाइम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है, 10⁻³ kg, और हम इलेक्ट्रॉन के मास को भी फिजिक्स की हेल्प से स्टडी करते हैं, और यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स दैट इज 10⁻55 kg, उसको भी स्टडी करते हैं। तो मास का जो रेंज है कितना ज़्यादा कवर कर रहा है, ऐसे लेंथ होता है, ऐसे टाइम होता है। तो देखिए इसका इट इज़ वेरी वाइड, it is very wide and every event occurring around us evolved physics. It covers wide range of mass, length and time. It covers wide range of mass, length of time. जैसे मास की रेंज हम लोग देखते हैं, mass of electron 10⁻³ kg to mass of universe 10⁻55 kg। ठीक है, अब लेंथ का देखते हैं। लेंथ होता है 10⁻⁻14, न्यूक्लियर डिस्टेंस इसको बोलते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14 मीटर टू साइज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का साइज कितना होता है, 10⁻26 मीटर। अब देखिए एक हमारा बहुत छोटा सा पार्टिकल है और एक हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है। हम छोटे से पार्टिकल को भी स्टडी करते हैं और कंप्लीट यूनिवर्स को भी स्टडी करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ यूनिवर्स, साइज ऑफ न्यूक्लियस टू साइज ऑफ यूनिवर्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम क्लियर आ रहा है ना। टाइम 10⁻⁻22 सेकेंड। टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻⁻22। टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्लियर है ना। 10⁻⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड लाइफ ऑफ सन। लाइफ ऑफ सन। तो देखिए मास, लेंथ और टाइम का कितना वैरायटी, कितना रेंज कवर कर रहा है फिजिक्स में। तो यही क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। हम लोग यहाँ से एक पार्टिकल से लेके यूनिवर्स तक पूरा फिजिक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्कोप ऑफ फिजिक्स।
मास का 10⁻³ kg टू 10⁻55 kg, लेंथ 10⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, टाइम 10⁻22 सेकेंड टू 10⁻18 सेकेंड, मीन्स टाइम टेकन बाई लाइट टू क्रॉस ए न्यूक्लियर डिस्टेंस टू लाइफ ऑफ सन। ये जो हम कवर करते हैं ये हमारा टाइम रेंज होता है, मीन्स इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ मास लेंथ ऑफ टाइम। देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब देखते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स पढ़ के हमें मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील होता है, अच्छा फील होता है। तो इसका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है? देखिए हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन हैं उनको हम फंडामेंटल लॉज या कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट एक्साइटमेंट हो गया। सेकेंड, हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, कैरिंग आउट न्यू टेक्नोलॉजी, कितना अच्छा लगता है, फील होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर था, लैपटॉप है, मिनी लैपटॉप है, अब चिप का साइज देख लीजिए कितना कम हो गया। और हम लोग फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स भी फिजिक्स की हेल्प से काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो देखिए एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में मैं आपको 3 पॉइंट्स नोट करा देता हूँ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन can be analyzed and understood. Complex phenomenon can be analyzed and understood in terms of few concepts and laws. अब देखिए अभी तक हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स देखा, मास लेंथ टाइम का इतना वाइड रेंज कवर कर रहा है, तो हर जगह में फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्साइटमेंट क्या है इसका? जैसे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कोई भी, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन है, रॉकेट लॉन्चिंग है, तो उन सब में हर जगह क्या यूज कर रहे हैं? फिजिक्स ही तो यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉज, उसकी हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए जो भी मिस्ट्रीज ऑफ नेचर हैं, रहस्य जो हम बोलते हैं, नेचर में क्या क्या रहस्य हैं जो पाए जाते हैं, उनको हम उनका ओपनिंग उनको कैसे बताते हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स to unfold the mysteries of nature. Third one is development of new technologies. For the welfare of human beings. तो देखिए अब हम एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स को देखिए तो हम ये लोग एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। अब देखिए
और जो साइंसेस हैं उससे कैसे फिजिक्स रिलेटेड है। देखिए हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है। तो इन सबको हम कैसे फिजिक्स में रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, देखिए जो हम लोग वेरियस टूल्स एंड साइंस यूज करते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, मैथमेटिक्स से आते हैं। साइन, अल्फा, बीटा, गामा, और जो वेरियस टूल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, वो कहाँ करते हैं, इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। सेकेंड वन इज इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, एक्सरे हो गया। तो ये सब हम कैसे स्टडी करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री की हेल्प से स्टडी करते हैं। थर्ड वन इज इन रिलेशन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखिए डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप्स वगैरह हो गए, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह हो गए। ये सब हमारी यूनिट एक होती है ऑप्टिक्स, उसमें स्टडी करेंगे। इन रिलेशन टू बायोलॉजी हो गया। अब फोर्थ हमारा देखते हैं इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और हमारा बायोलॉजी देख चुके हैं। फोर्थ वन इज इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, जैसे डॉपलर इफेक्ट हो गया, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हो गए, टेलीस्कोप्स हो गए। फिफ्थ वन इज इन रिलेशन टू मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में क्या कहता है, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। सिक्स वन इज इन रिलेशन टू जियोलॉजी। इन रिलेशन टू जियोलॉजी में देखिए जो हमारा जो रहता है एज ऑफ रॉक एंड फ्यूल, एस्टिमेट एज ऑफ रॉक एंड फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स। तो देखिए फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस में हमने क्या देखा, मैथमेटिक्स में डिफरेंट इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए वेरियस साइंस वगैरह, वेरियस टूल्स हम लोग यूज करते हैं। बायोलॉजी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, केमिस्ट्री में एक्सरे हो गया, और एस्ट्रोनॉमी में डॉपलर इफेक्ट हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया। इन रिलेशन टू मेट्रोलॉजी में वेदर फोरकास्टिंग मेट्रोलॉजी की हेल्प से की जाती है। जियोलॉजी एस्टिमेट एज ऑफ रॉक एंड फॉसिल फ्यूल्स, हम किसी भी पेड़ का, ट्री का या लकड़ी, वुड को देख के उसके एज बता सकते हैं। ये सब किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में ही तो स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी।
अब देखिए, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी में क्या इसके हेल्पफुलनेस है, क्या हम योगदान दे रहे हैं इसकी हेल्प से, क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। अब देखिए, आप लोग खुद ही बता सकते हैं सोसाइटी में इसका फिजिक्स का क्या हेल्पफुलनेस है। देखिए, मोबाइल फ़ोन से आ गए, कम्युनिकेशन पर्पज़ हमारा इम्प्रूव हो गया, मैसेजिंग इम्प्रूव हो गई, ठीक है, और ह्यूमन वेलबींग के लिए काफ़ी काम आ गया, एसी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं। फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, enables us fast messaging, ठीक है। सेकेंड वन इज रेडियो एंड टेलीविजन मेड कम्युनिकेशन फास्ट। अब तो देखिए कहाँ सोशल मीडिया आ गया है, ट्विटर आ गया है, फेसबुक आ गया है, इनकी हेल्प से हम सारे फ्रेंड्स से कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन एंड टेलीग्राम इनेबल्स अस फास्ट मैसेजिंग, रेडियो एंड टेलीविजन मेड कम्युनिकेशन फास्ट, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर पैनल वगैरह आ गए हैं, ठीक है। तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। और फिजिक्स में क्या जा रहा है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं। इसने पूरा थिंकिंग और लिविंग स्टाइल चेंज कर दिया है। थिंकिंग एंड लिविंग स्टाइल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये देखिए, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी है, ये सब हम लोगों ने आज पढ़ा है। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आता है, और हमारा एनसीईआरटी में एक टेबल करके दिया गया है, साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, कौन सी टेक्नोलॉजी किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, और साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी किया हुआ है, वो आप लोग टेबल आप एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिएगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है। तो एक क्वेश्चन हमारा वहाँ से बनता है, साइंटिफिक मेथड क्या है। सेकेंड वन इज स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, मास लेंथ ऑफ टाइम की वाइड रेंज कवर करता है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, हर जगह अप्लाई होता है, जो भी हम देख रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन वेलबींग के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, कैसे ये अदर साइंसेस से रिलेटेड है। और फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो ये सब आज हम लोगों ने देखा है। बाकी हम लोग जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स यू।